अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। आज हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और उनकी एग्जांपल्स को भी देखेंगे। अगर आपने इसको मुकम्मल और अच्छी तरह से समझना है तो वीडियो को मुकम्मल देखें। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन, जैसे कि अर्ली टॉपिक्स में भी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के अंदर भी हमने एक्सक्रीशन को डिस्कस किया था। क्या था? द मैकेनिज्म इन विच एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल सब्सटेंसेस। देखें, वेस्टफुल सब्सटेंसेस मैंने पिछली वीडियो में भी यही जिक्र किया था कि जो हमारे जिस्म के अंदर या प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर, इन चीज़ों की रिमूवल की जाती है और इसके साथ साथ प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन की भी डे टाइम में रिमूवल होती है। तो ये उनके लिए वेस्टफुल सब्सटेंसेस है। बट कुछ वेस्टफुल सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी होती हैं, मेनली नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जिनको जिस्म से निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह का मैकेनिज्म जिसमें एलिमिनेशन की जाती है, वेस्टफुल सब्सटेंसेस बाहर की जाती है, जो बाय प्रोडक्ट के तौर पे बनती है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे वाटर, साल्ट्स। तो ये एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे इनको बाहर रिलीज किया जाता है। तो इसके साथ साथ नाइट्रोजीनियस वेस्ट को भी। तो ये फिर दोबारा, व्हाट इज एक्सक्रीशन? द मैकेनिज्म इन विच एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल सब्सटेंसेस। और फिर उन वेस्टफुल सब्सटेंसेस के साथ साथ ज्यादातर मेनली नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो कि प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं, तो उनको निकाला जाता है। आज मैं इसका भी जरा डिस्कस करूंगा कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के दौरान कौन सी वेस्ट बनती हैं और लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म के दौरान कौन सी वेस्ट बनती हैं, और इसके साथ साथ प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म। तब जाके आपको सही कंसेप्ट की सही तरह से समझ आएगी। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं एनिमल्स के लिहाज से। एनिमल्स में दो बहुत बड़ी चीजें जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे जो ली जाती है वो है वाटर और साल्ट। देखें, वाटर जो है एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। व्हाट मीन बाय हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट? एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे फ्रेश वाटर बहुत ज्यादा है और वहां पे फ्रेश वाटर ज्यादा होने की वजह से वो वाटर उनके बॉडी में आता है, तो फिर वो इन वाटर को रिलीज करते हैं। ये उनके लिए फिर एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया। तो ये उनके लिए क्या होता है? एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। तो जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में जो रहते हैं, जो भी एनिमल्स, जैसे कि बहुत सारी फिशीज हैं फ्रेश वाटर में रहती हैं, उनका जो इन्वायरमेंट होता है वो हाइपोटोनिक होता है। तो वो क्या करती हैं? उनके लिए वाटर एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो वो उनको रिलीज करती है वहां से सिंपली। अब साल्ट एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। देखें, समझे जरा एक बात को, समंदर का जो इन्वायरमेंट होता है वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है। वहां पे फिशीज से वाटर जो होता है वो बड़ी मिकदार में निकलता है। तो वो क्या करती है? उस चीज को पूरा करने के लिए वो वाटर की बहुत ज्यादा मिकदार को इनटेक करते हैं। तो इसके साथ साथ साल्ट की बहुत ज्यादा मिकदार उनके अंदर इंटर हो जाती है। अब साल्ट उनके लिए क्या होता है? एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो वो साल्ट को रिलीज करते रहते हैं। तो फिर वो, अगर यही कंडीशन हम यहां पे देखें तो बहुत सारी ऐसी फिशीज जो हैं जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहती हैं, वो क्या करती हैं? साल्ट्स को रिलीज करती हैं जिस तरह। अब ये तो था वाटर और साल्ट के बारे में। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक डिफरेंट सी एक चीज बता रहा हूं और समझाने की, आप समझने की कोशिश करें। यहां पे आप लोगों के सामने तीन टर्म लिखी हुई हैं। फर्स्ट प्रोटीन, सेकंड ग्लूकोज और थर्ड नंबर पे लिपिड्स। सबसे पहले ग्लूकोज को देख लें। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। 10 स्टेप के जरिए ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 1,6 बिस फास्फेट। मतलब ये 10 स्टेप्स मैंने नहीं लिखे, मैंने जस्ट उसके मिड वाला स्टेप लिख दिया जो है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। क्या है? ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। ग्लूकोज से बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन के बाद ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के बाद पायरुवेट बनता है और पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर चेंज होता है। तो इस दौरान इनकी जब ब्रेक डाउन होती है तो इनसे एक मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह रिलीज होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो क्रैब साइकिल का दौरान चलता है, तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज होता है। तो जब ये प्रोसेस चलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ये ग्लूकोज से और फिर आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा तो इनसे क्या रिलीज होगा?
वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है इस प्रोसेस के जरिए रिलीज होता है एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे। सेम लिपिड्स ब्रेक डाउन होता है ग्लाइसरॉल में और फैटी एसिड में। ग्लाइसरॉल कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में, वही पायरुवेट, फिर वो उसी तरह का सेम हो जाएगा। और फैटी एसिड चेंज हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में या पायरुवेट में, और फिर वो दोबारा फिर वही। यानी लिपिड्स की जब ब्रेक डाउन होती है आगे जाके इनका रास्ता एक ही है, सेम ही है। तो लिपिड्स की और ग्लूकोज की, इन दोनों की ब्रेक डाउन से क्या मिलता है हमें? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यानी जैसे मैंने आपको बताया क्रेब्स साइकिल में और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वाटर बनती है, वो हमारे लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो हम रिलीज कर देते हैं। बट यहां पे कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनता है, अमाइनो एसिड का फिर रास्ता कहां है? वो अमाइनो एसिड यहां कुछ अमाइनो एसिड, देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स है, डिफरेंट है, दे हैव डिफरेंट पाथवेज। हर अमाइनो एसिड्स का अपना अपना पाथवे हो सकता है। यानी कुछ अमाइनो एसिड ग्लाइसरॉल्डिहाइड पाथवे, कुछ पायरुवेट की तरफ आ सकते हैं, कुछ एसिटाइल कोएंजाइम, और इवन कुछ अमाइनो एसिड्स क्रेब्स साइकिल में डायरेक्टली जाते हैं। क्या जाते हैं? डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल के अंदर जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जब अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन होता है तो इनसे एक अमाइन ग्रुप रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? अमाइन ग्रुप, NH2। एक अमाइन ग्रुप, जो उनका दूसरा ग्रुप होता है जिसे कार्बन स्केलेटन ग्रुप भी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वो आगे जाके इस मेटाबॉलिज्म में यूज होता है फॉर एनर्जी पर्पस, वो उस जगह में। लेकिन इनका अमाइन ग्रुप इनसे निकल, अब इस अमाइन ग्रुप को रिलीज करना, ये जो नाइट्रोजन की मिकदार है इसको बहुत ही जरूरी है। यही तो हमारी नाइट्रोजिनियस वेस्ट है जो हमारे बॉडी के अंदर आती है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है और उनके अंदर क्या बनता है? अमाइन ग्रुप। जब ब्रेक डाउन होता है इसे रिसाइकल भी इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता है। ये हमारे प्लाज्मा में के लेवल में जब ये बढ़ता है तब बहुत सारी पेचीदगियां पैदा कर सकता है। लेट्स सपोज कोमा की तरफ जा सकता है, दौरे पड़ सकते हैं और बहुत सारी पेचीदगियां हो सकती हैं अगर ये लेवल इसका ज्यादा हुआ। तो इसको रिलीज करना बहुत ही जरूरी है। कैसे रिलीज करते हैं? इसके लिए मैंने बहुत ही बेस्ट आप लोगों को आसान से तरीके बताए। देखें सिंपली, प्रोटीन, हम देखें एक और बात को भी पढ़ेंगे यहां पे, जो हमारे पास नाइट्रोजन होती है वो 3 कैटेगरीज के अंदर होती है। कुछ लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजन बनती है, जैसे कि लार्ज अमाउंट में भी नाइट्रोजन बनती है, लोअर अमाउंट में भी नाइट्रोजन बनती है, और इसके साथ साथ वेरी स्मॉल क्वांटिटी में भी नाइट्रोजन बनती है। तो उसके मिकदार के लिहाज से उसको डिफरेंट लिहाज से उसे एक्सक्रीट करना पड़ता है। अब देखें, अगर लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजन बनेगी तो वो क्या होगा? प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड में या न्यूक्लिक एसिड होगा, उसकी मेटाबॉलिज्म नाइट्रोजिनियस बेसिस में, तो फाइनली इनसे क्या बनता है? NH2। जैसे देखें यहां पे प्रोटीन से NH2 बना। तो ये जो NH2 है, अब डिफरेंट एनिमल्स जो हैं इनको डिफरेंट चीजों में चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू वाटर अवेलेबिलिटी। ये क्या करता है? NH2 को वाटर के साथ ऐड किया जाता है और उसको दूसरी चीज कंपाउंड बनाकर एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज कर दिया जाता है। जैसे कि फिशेस, मोस्ट एक्वेटिक एनिमल, उनके पास वाटर की कमी नहीं होती, बहुत ज्यादा होता है। तो फिर वो क्या करते हैं? वो लेस टॉक्सिक फॉर्म जो कि अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं और अमोनिया को रिलीज कर देते हैं। फिर इसी तरह फिशेस के बाद NH2 यहां इस प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के दौरान मैमल्स में भी बनता है, एम्फीबियंस में भी बनता है। तो एम्फीबियन और मैमल्स और कुछ बोनी फिशेस जो शार्क है उनके अंदर भी बनता है। तो वो क्या करते हैं? उनके पास वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू मैमल्स और एम्फीबियंस के पास, तो वो NH2 को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यूरिया बनने की फॉर्मेशन बताऊंगा, जिसमें नाइट्रोजन किस तरह अमाइन ग्रुप से यूरिया बनता है। अब उसको यूरिया में बदला जाता है। इसी तरह अमाइन ग्रुप जो होता है NH2, बर्ड्स के पास पानी बहुत कम होता है, इंसेक्ट्स के पास कम होता है, और इसके साथ साथ रेप्टाइल्स, स्नेल्स, लैंड स्नेल्स, उनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो वो क्या करते हैं? इस अमाइन ग्रुप को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये लार्ज अमाउंट में जो इन एनिमल्स के अंदर नाइट्रोजन बनती है वो डिफरेंट वे से इनको बना के इसको रिलीज कर देते हैं। फिर कुछ जानदार ऐसे जो लोअर अमाउंट में उनके अंदर नाइट्रोजन बनती है, तो वो क्या करते हैं? वो सिंपली नाइट्रोजन जो बनती है उनके अंदर उसको क्रिटाइन और ट्राइमिथाइल ऑक्साइड की फॉर्म में ले जाकर उसे
कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। फिर उनको फिर क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है या फिर उन्हें यूज किया जाता है। उसके बाद वेरी स्मॉल क्वांटिटी में प्यूरिन और पैरिमिडीन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। उस नाइट्रोजन को जो एज अ वेस्ट है उसको इन दो फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर इन दोनों की फर्दर मेटाबॉलिज्म होती है और इनको हम हाइपोक्सेंथिन और xanthine के अंदर या यूरिक एसिड के अंदर एलेंटोइन, यूरिया, इन डिफरेंट चीजों के अंदर हम इसे कर सकते हैं। जैसे कि यूरिया जो है वो ज्यादातर प्यूरिन जो है उसको यूरिया के अंदर किया जाता है, पैरिमिडीन जो होती है वो यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फिर इसी तरह डिफरेंट जो है इनके अंदर इनकी डिफरेंट मेटाबॉलिज्म होती है। तो मोस्ट कंसेप्ट आप लोगों का क्या है, वाटर, साल्ट, इसको समझना, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। उसके बाद आप लोगों को की पॉइंट ये आपको समझ आने चाहिए कि लिपिड किस तरह ब्रेक डाउन होता है। इन दोनों से क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उससे NH2। अब ये NH2 किधर जाएगा, NH2 जो है सिंपली लार्ज अमाउंट में इसको कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया, यूरिया और फिर यूरिक एसिड। इसी तरह जो लोअर अमाउंट होती है वो इनमें कन्वर्ट की जाती है, जो वेरी स्मॉल होती है वो प्यूरिन और पैरामिडिन, फिर इनकी फर्दर। दैट्स ऑल। अगर लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करें, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई दूंगा।